मैं हूं डॉक्टर कामल खालिद और हमारे यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। वो ये कि हमारे जो लोकल रूलर्स हैं, ख़ुसूसन जो बड़ी डायनेस्टीज़ के रूलर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और हिंदू चाइया के हों, सल्तनत के हों या मुग़ल डायनेस्टी के हों, लेकिन इन तमाम में जो सबसे ज़्यादा लान तान का मूजिब बनते हैं वो बेचारे मुग़ल हुक्मरान हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे हुक्मरान के बारे में बात करूं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं ज़िक्र नहीं किया जाता, बट आई फाइंड हिम वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वंस इन द हिस्ट्री ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, एंड दैट इज़ हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा है और इसकी पैदाइश होती है 1508 में काबुल में, और उसके बाद बाप की जितनी स्ट्रगल है उसमें हुमायूं साथ रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 में हिंदुस्तान की हुकूमत संभालता है, और जब इसने हुकूमत संभाली तो बाबर ने, उसके बाप ने, उसके मरने से पहले एक नसीहत की कि अपने भाइयों पे शफ़क़त करना। और इसके 3 भाई थे और तीनों भाइयों के साथ इसने बहुत अच्छा सलूक किया। और जब ये तख्त संभालता है तो तख्त संभालने के बाद इसने अपनी जो पूरी राजधानी थी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके अपने तीनों भाइयों के नाम उनको डिवाइड कर दिया कि आप अपने अपने इलाकों में हुकूमत करें। और ये उन लोगों के लिए एक लम्हा सबक मैं कहूँगी कि जो कहते हैं कि जो बादशाह आता है वो अपने भाइयों को कत्ल करता है और वो उनको बड़ी मलामत की जाती है। लेकिन हुमायूं वो वाहिद बादशाह था मुग़ल जिसने कि अपने बहन भाइयों में से किसी को ऊपर जुल्म नहीं किया, लेकिन उन्हीं भाइयों ने उसकी ज़िंदगी अज़ाब की। और जब उसने तख्त संभाला तो उस वक़्त से ऑनवर्ड्स उनको अपने भाइयों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखनी पड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा उसका भाई कामरान था। ये जो लाहौर की कामरान की बारादरी है ये हुमायूं ही के भाई की बनाई हुई है, जिसको कि हुमायूं ने लाहौर की गवर्नरी दी हुई थी। और ये जो एक इंटरनल अनरेस्ट था इसने बहुत सारी साजिशों का जन्म दिया, और वो अपने भाइयों को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। और इसी दौरान में एक अफ़गान जो है वो आता है, शेर शाह सूरी, और वो दफ्ता हुकूमत पे कब्ज़ा कर लेता है। हत्ता कि 1540 में हुमायूं को दिल्ली से फ़रार होना पड़ जाता है, और अगले 15 साल तक ये शख्स मारा फिरता है। इसने मुख्तलिफ़ जगह पे पनाह लेनी चाहिए, इसको कहीं से पनाह नहीं मिली। ये सिंध गया, ये लाहौर अपने भाई के पास आया, ये काबुल गया, लेकिन हर जगह से इसको निकाल दिया गया। इसी जलावतनी में 1542 में इसका बेटा पैदा होता है जो कि अकबर बादशाह बनेगा बाद में। और इस दौरान में ये मुख्तलिफ अपने जब वाक़यात लिखता है तो एक वाक़या ये भी लिखता है कि जब वो सिंध के सहराओं में खाक नशीन था और मारा फिर रहा था, तो उस वक्त एक मौका ऐसा भी आया कि जब इसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी, 8 माह की प्रेग्नेंट वाइफ थी अकबर से, तो उसका घोड़ा मर गया। तो उसके जितने इर्द गिर्द 32-40 लोग इसके साथ थे, तो उनमें से कोई अपना घोड़ा देने को तैयार नहीं हुआ। और हुमायूं जो है उसने अपने घोड़े के ऊपर अपनी इस बीवी को बिठाया, ख़ुद ये काफ़ी दूर तक उसके साथ पैदल चलता रहा। इसी तरह एक और मौके के ऊपर इनके पास कुछ नहीं था, तो इन्होंने अपने चंद जानवरों को कत्ल करके और फिर उनका गोश्त जो उनके हेलमेट्स होते थे सिपाहियों के, उनमें बॉयल करके खाया। कि यहाँ तक इसकी आप समझिए कि एक बहुत इसका जो था वो बड़ा बुरे दिनों में से ये शख्स गुजरता है। और फिर पूरे हिंदुस्तान में जब इसको कहीं पनाह नहीं मिलती तो ये ईरान का रुख करता है। ईरान के अंदर शाह तहमासिप जो है वो इसको हुमायूं को अपने दरबार में पनाह देता है, और वहाँ पर रहते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा जो इसने गुजारा, बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि हुमायूं बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के साथ जो था उसका इंट्रोडक्शन भी हुआ, फैमिलियरिटी भी हुई। और ये ईरान के जितना ग्रैंड आर्किटेक्चर था ये इसने उसको देखा, ट्रैवल करता रहा। और इस बेसरो सामानी के आलम में, जलावतनी के आलम में भी उस आर्ट्स ने हुमायूं को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इतना ज़्यादा कि उसने बहज़ाद के 2 शागिर्द जो हैं उनको अपने साथ
इंगेज किया और उनसे ये वादा लिया कि अगर कभी वो ज़िंदगी में हिंदुस्तान का तख्त जीत पाया तो ये लोग जो हैं उसके साथ हिंदुस्तान आएंगे और उसके दरबार में नौकरी करेंगे। अब आप सोचिए, एक ऐसा शख्स जो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ कितना ज़्यादा था कि वो उस हालत में भी उन लोगों को अपने साथ इंगेज कर लेता है कि किस्मत ने अगर साथ दिया तो वो ये काम करेगा। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद शाह तहमासप ने, जिस बादशाह के यहाँ ये पनाह गुज़ीर था, उसने इसको फ़ौज दी, 1200 सिपाही दिए और ये उन सिपाहियों के साथ निकलता है और उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों को फ़तह करता हुआ। जो इसकी पहली अहम फ़तह थी वो शहर लाहौर की थी। तो आप तसव्वुर कीजिए कि लाहौर शहर ने दोबारा एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया मुग़ल हुकूमत को दोबारा यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए। इसी दौरान में इसने अपनी फ़ौजों में जो एक सिपहसालार के तौर पे बैरम ख़ान को जो है वहाँ एक बड़ा अहम ओहदा दे दिया। और बैरम ख़ान वो शख्स है जिसने मुग़लिया सल्तनत की स्ट्रेंथन करने में बड़ा अहम रोल किया। और इस सारे सिनारियो के अंदर हम ये देखते हैं कि आखिरकार हुमायूं दोबारा से हिंदुस्तान में जब वापस आता है तो 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में ये दोबारा अपने तख्त पे बैठने में कामयाब हो जाता है। और ये हुमायूं की एक बहुत बड़ी आप विक्ट्री समझिए। और जब वो तख्त पे बैठता है तो उसने हिंदुस्तान की बाकी इलाकों को भी अपने से नगूं किया और उनको फ़तह किया। यहाँ देखने की एक अहम बात ये है कि ये वो बादशाह है जिसने बार बार शिकस्त देखी, जिसने बार बार बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। ना सिर्फ ये कि हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी एक जो आर्टिस्टिक उसकी इंक्लिनेशन थी उस पर भी इसने बहुत फोकस किया। और इसके साथ साथ हुमायूं के बारे में एक और दिलचस्प बात मैं बताती चलूँ, और वो ये कि ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्टेड था और इसकी बहुत ज़्यादा उस हवाले से नॉलेज भी थी। और इसी एस्ट्रोनॉमी ने इसकी जान भी ले ली कि कहा जाता है कि पुराने किले में एक जगह है शेर मंडल के नाम से। ये एक मीनार है जिस पे कि चढ़ के चांद सितारों को और उनको स्टडी किया करता था। तो एक शाम वो ऊपर चढ़ के स्टडी कर रहा था तो अचानक मगरिब की अजान जब हुई और ये नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से इसका पाँव फिसला और 24 जनवरी 1556 को ये सीढ़ियों से गिर के नीचे की तरफ जब आया तो इसका सर जो है एक जीने से टकराया और उसने इसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। और उस ज़ख्म से 3 दिन के बाद यानी 27 जनवरी 1556 को हुमायूं का इंतकाल हो जाता है। तो एक ऐसा बादशाह जिसने कि रोज़े अव्वल ही से सवाए मुश्किलात के कुछ ना देखा, जिसने अपने ताज और तख्त को गंवा के फिर जीता, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, बड़े बड़ी तकालीफ़ देखी, अपनों की परायों की दुश्मनियाँ देखी, और उसके बावजूद उसका जो एक इल्म और फ़न का शौक़ था वो हमेशा कायम रहा। एक और बात कहती चलूँ, कामरान इसका भाई जिसने बारहा इसको दगा दिया, बारहा इसकी हुकूमत ख़त्म की, आखिरकार जब ये तख्त पे बैठा 1555 में तो कामरान को इसके सामने लाया गया तो ये फिर उसको माफ़ करने को तैयार था, लेकिन जो इर्द गिर्द के उसके दरबारी थे उन्होंने फिर उस पर एहतजाज किया। चुनांचे कामरान की आँखों में सिलाई फेर दी गई, उसको अंधा कर दिया गया और कामरान को जो है भिजवा दिया गया। अमूमन मक्का भिजवा दिया जाता था ताकि वह अपनी उम्र के दिन वहीं गुजारे, लेकिन कामरान का रास्ते ही में इंतकाल हो जाता है। इस पूरे नैरेटिव में चंद बातें जो बहुत सोचने की हैं। पहली बात तो ये कि किसी जो रूलर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी बहादुरी और उनकी जो एक काबिलियत है उसके ऊपर शक करने से पहले ज़रूर सोचिए। दूसरी बात, इन हालात में बार बार गिर के उठना ये हुमायूं जैसे बहादुर शख्स ही का काम था। और तीसरी बात कि उसने इन तमाम आप समझिए कि गद्दारियों के बावजूद अपने भाइयों से हमेशा शफ़क़त बरती। तो ये उनके लिए भी एक पैगाम है जो कहते हैं कि मुग़ल जो हैं वो सिर्फ़ अपने बहन भाइयों को कत्ल करने में ही माहिर थे। और आखिरी अहम बात और वो ये कि उसका इंटरेस्ट अलूम व फ़नून में, अलूम व फ़नून के इंटरेस्ट में, एस्ट्रोनॉमी में उसका बहुत
इंटरेस्ट था। यही दिलचस्पी जो है बाद में जन्म देती है एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसकी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस की, और वो इंस्ट्रूमेंट है एस्ट्रोलैब्स का। एस्ट्रोलैब्स के बारे में हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में।